हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डीएनए या न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हमने डिटेल्स देखी और हमने क्या क्या पढ़ा कि जो डीएनए होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। मैं अभी ये पिछले वीडियो के बिंदु दोहरा रहा हूँ जो आपके अभी इसमें भी काम आने वाले हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, और आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड भी जो है वो 3 कारकों से मिलकर बना है, 3 फैक्टर्स उसमें होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला पेंटोज शुगर हमने पढ़ा। पेंटोज शुगर जो है वो भी 2 प्रकार की थी, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए में होती है और राइबोज शुगर जो आरएनए में होती है। दूसरा जो कंपोनेंट था वो था नाइट्रोजन बेसेज, जिसमें 2 तरह के नाइट्रोजन बेसेज हमने पढ़े, प्यूरिन और पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स जो थे वो 2 वलय वाले मॉलिक्यूल्स थे और पिरामिडिन्स में केवल एक रिंग, एक ही वलय होती है। प्यूरिन्स के उदाहरण जो प्यूरिन्स में आते हैं वो थे ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडिन्स में हमने कौन कौन से पढ़े थे? कट पिरामिडिन CUT, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 3 हमने पढ़े थे। ठीक है, और हमने क्या देखा कि ये जो A, T, G और C ये ही डीएनए में होते हैं। यूरेसिल जो है वो नहीं होता है। यू किस में होता है? आरएनए में होता है, थाइमिन के स्थान पे, ये हमने पढ़ा। और तीसरा कंपोनेंट था फॉस्फेट ग्रुप जो फास्फोरिक एसिड H3PO4 से बना होता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ा। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। जैसे एडिनिन से अगर मान लो ये एडिनिन अगर मिलता है तो एडिनोसिन, इसी तरह से सभी जो है हमने पढ़े। इसके बाद हमने कुछ जब यहाँ इनके मिलना हुआ, जब ये जो फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जब ये अटैच हुए तो उनके बॉन्ड्स हमने पढ़े। कौन कौन से बॉन्ड पढ़े थे हमने? पेंटोज शुगर जो थी उस शुगर से जब नाइट्रोजन बेस अटैच होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एक फास्फो एस्टर बॉन्ड पढ़ा था, शुगर से फास्फेट जब अटैच हुआ था तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ा तो वहाँ फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और हमने देखा कि अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, इतना हमने पढ़ा था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी हमने 2 एंड्स देखे, उसके 2 किनारे बनते हैं, एक 5 प्राइम एंड बनता है, एक 3 प्राइम एंड बनता है। 5 प्राइम एंड पे हमेशा फास्फेट ग्रुप मुक्त फ्री रहता है और 3 प्राइम एंड पे कौन? OH ग्रुप फ्री रहता है। हमने ये भी एक बिंदु देखा था कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम काउंट भी कर सकते हैं। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे वो प्लस उसमें 1 जोड़ दो, बस जितने न्यूक्लियोटाइड है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो उसके नेगेटिव चार्ज को भी हम काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम बनाते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए कैसे फॉर्म होगा? डीएनए की खास बात यह है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। देखो, हमने समझने के लिए केवल समझने के लिए हमने इसे क्या कर दिया था, थोड़ा आसान सा बना दिया था कि चलो ऐसे समझते हैं। ऐसा कुछ, ये जो अभी मैंने गोले बनाए समझ लीजिए ये शुगर है, पेंटोज शुगर। डीएनए की बात कर रहे हैं तो पेंटोज शुगर भी कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके यहाँ हमने पढ़ा था दूसरे नंबर का जो कार्बन है वहाँ से OH ग्रुप को बाहर कर देंगे, डीऑक्सी कर देंगे। ठीक है, तो सब जगह यही स्थिति होगी। ये शुगर है, ठीक है, शुगर में यहाँ 5वें नंबर पर कार्बन यहाँ होता है, बाहर होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमने समझी थी, केवल समझने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं। तो ये तो हुई शुगर। फिर हमने हरे रंग से कुछ यहाँ बाहर की ओर निकले हुए नाइट्रोजनी बेसेस जोड़े थे, जैसे एडिनिन जोड़ देता हूँ, दूसरे में थाइमिन जोड़ देते हैं, तीसरे में ग्वानिन जोड़ देते हैं, चौथे में साइटोसिन जोड़ देते हैं, इस तरह। और ये जो बॉन्ड बना था इस बॉन्ड को क्या नाम दिया था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि यहाँ एन से ही अटैच होते हैं इसलिए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आया हुआ है एम्स में कि ये जो
नाइट्रोजनी बेसेज है ये जब शुगर से अटैच हो रहे हैं तो नाइट्रोजनी बेसेज का भी कौन सा पॉइंट, कौन सी बिंदु, कौन से नंबर का नाइट्रोजन अटैच होता है वो भी आपको याद रखना है। तो जब भी ये प्यूरिन्स जब अटैच होते हैं, प्यूरिन्स कुछ इस तरीके से होते हैं, 2 उनमें रिंग होती है। यहाँ 90वें नंबर पर भी यहाँ इसमें नाइट्रोजन होता है, यहाँ 7वें नंबर पे नाइट्रोजन, पहले नंबर पे नाइट्रोजन और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन। तो यहाँ ये जो 90वें नंबर का जो नाइट्रोजन है वो अटैच होता है, हमेशा ध्यान रखना। ए और जी के मामले में यानी कि प्यूरिन्स, ये क्या है, प्यूरिन्स है। ये एम्स में आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। तो प्यूरिन्स में हमेशा N9 जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड है यहाँ कौन होगा, ए और जी के मामले में 9th नंबर का नाइट्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन कौन से नंबर का, 90वें नंबर का। जबकि जो पिरामिडिन्स होते हैं वो तो केवल एक ही वलय वाले होते हैं, इसमें केवल ये पहले और तीसरे नंबर पर ही नाइट्रोजन होता है। तो ये जो पहले नंबर का है 1N जो है वो बॉन्ड बनाने में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। किस मामले में बात कर रहे हैं, ये पायरिमिडीन। जब पिरामिडिन्स की बात होगी तो हमेशा N1 जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ ये बिंदु भी हमने साथ में समझ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा था, इस न्यूक्लियोटाइड में इस 5वें नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होता है। समझने के लिए केवल ऐसा छोटा सा बना लेते हैं। और हमने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी पिछले वीडियो में पढ़ा। बॉन्ड बनता कैसे है, एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसका तीसरे नंबर पर जो OH ग्रुप है वो, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड, उससे जो अगला न्यूक्लियोटाइड है उसके 5वें नंबर पे जो फास्फेट है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। और इस बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह अब आगे आप समझ लीजिए कि इसी तरह लगातार एक लंबी चेन बन जाएगी। इसमें 100, 1000 या मिलियंस में जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक बहुत लंबी चेन बनेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस चेन से यहाँ हमने ये भी बात समझी कि इसका जहाँ फास्फेट मुक्त होता है वो कौन सा एंड होता है, क्योंकि ये 5वें नंबर का कार्बन है इसलिए इसे 5' एंड कह देते हैं। और यहाँ तीसरे नंबर के कार्बन पे OH फ्री रहेगा, जहाँ लास्ट में होगा वहाँ, इसलिए इस एंड को 3' एंड कह देते हैं, लास्ट वाले को। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब इसी तरह DNA जो है इस एक चेन को, अब मैं इसको ऐसे न बना के केवल एक सीधी लाइन में दिखाऊंगा ताकि आपको आसान रहे समझने में। अब ये जो चेन है इसे मैं केवल ऐसे बना दूं। ठीक है, इस चेन में भी अगर आप गौर से, ये जो लाइन मैंने बनाई है इस लाइन को मैं बड़ा ही बना देता हूं, थोड़ा इस तरह चौड़ी लाइन बना देता हूं समझने के लिए। एक बार इसमें शुगर होगा, फिर फास्फेट होगा, फिर शुगर होगा, फिर फास्फेट, शुगर, फास्फेट, इस तरह एकदम एक के बाद देखो शुगर, फास्फेट, शुगर, फास्फेट, शुगर, ये इस तरह की चेन है। ठीक है, जिसे हम एक लाइन में दर्शा रहे हैं। ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो DNA की संरचना को समझने से पहले, उसका जो डबल हेलिकल मॉडल है उसको समझने से पहले हम 2 साइंटिस्ट पढ़ते हैं और उसके बाद में 2 साइंटिस्ट और, इस तरह 4 साइंटिस्ट है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला साइंटिस्ट है विल्किंस और दूसरा है फ्रैंकलिन। ये लेडी महिला थी, फ्रैंकलिन। ये 2, इन दोनों ने DNA जो है उस DNA के मॉलिक्यूल की स्टडी की और DNA का उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल तैयार किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा समझ लीजिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा तैयार किया। किस किस ने, विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने DNA लिया और उसका जो है एक्सरे के द्वारा उसका डिफ्रैक्शन जो मॉडल है वो तैयार किया, उस डिफ्रैक्शन का डाटा तैयार किया। ठीक है, ये 1951 में इन्होंने ये कार्य किया।
इसके बाद में जो है 2 साइंटिस्ट और आए और वो थे जो आज भी बड़े फेमस है इस मामले में, और वो थे वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, ये 2 और आपको याद रखने हैं। इन दोनों ने ही फिर बाद में इन डाटा का यूज किया। ये जो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो डाटा दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, उस डाटा का स्टडी करके और फिर इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। किसने? वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया। किसने? वाटसन और क्रिक ने 1953 में। किसका प्रयोग करते हुए? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था उसका प्रयोग करते हुए। ठीक है, और इतने बड़े और इतने महान कार्य के लिए फिर इनको किस को? पहला वाटसन को, दूसरा क्रिक को और तीसरा विल्किंस को। वाटसन, क्रिक और विल्किंस को, इन तीनों को 1962 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिल गया। ठीक है, मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। अब क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रैंकलिन को क्यों छोड़ दिया, इन 3 को ही क्यों दिया? तो ये इस मामले में बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि इनके दिन खराब थे, ऐसे समझ लो। या हुआ क्या कि ये जो फ्रैंकलिन थी, इन फ्रैंकलिन का 1958 में कैंसर से डेथ हो गई, मर गई। ये जो लेडी साइंटिस्ट थी वो 1958 में 1958 में इनको कैंसर हुआ और ये मर चुकी थी। और नोबेल पुरस्कार की एक खास बात थी उस समय कि कभी भी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। इस वजह से फ्रैंकलिन जो है वो नोबेल पुरस्कार से वंचित रह गई। मात्र 38 की एज में ये जो लेडी साइंटिस्ट थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें द डार्क लेडी, आप इनका एक नाम और याद कर सकते हो, द डार्क लेडी ऑफ डीएनए। द डार्क लेडी ऑफ डीएनए भी इन्हें कहते हैं, द डार्क लेडी ऑफ डीएनए भी कहते हैं फ्रैंकलिन को। तो ये एक छोटी सी कहानी आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इन साइंटिस्टों का इतना बड़ा योगदान है, आपको कम से कम इनके नाम और इनके इस कार्य को याद रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाटसन और क्रिक का दिया हुआ डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, तो अब समझते हैं वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल, नाम से ही जाहिर है डबल हेलिक्स यानी कि 2 हेलिक्स यानी कुंडलित, यूं तिरछी, जैसे सीढ़ियाँ जो होती है कुछ मकानों में यूं तिरछी तिरछी, वही हेलिक्स की बात हो रही है। तो डीएनए जो है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ न्यूक्लियोटाइड भी कौन से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होगी, ये आपको बात ध्यान रखनी। अभी जैसे मैंने बताया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने समझ ली इस तरह की। ठीक है, तो वो ही हम बनाते हैं। जब भी आप बनाएं ध्यान रखना उसका एक हिस्सा आपको यूं लंबा बना के फिर बनाना है, एक हिस्से को ज़्यादा बड़ा दिखाना है, दूसरा छोटा, फिर एक हिस्सा ज़्यादा बड़ा, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, मैं इतना ही बना देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इसका एक हिस्सा, जैसे ये इसकी बात हो रही है, मान लो इस स्ट्रैंड की बात हो रही है, तो 2 स्ट्रैंड होंगे आपस में हेलिक्स बनाते हुए कुंडलित, एक निश्चित एक्स को, जैसे ये एक निश्चित है एक्स है, ये कोई एक्सिस है, इसके चारों ओर डीएनए कुछ इस तरीके से मौजूद होगा। इस एक्स के, काल्पनिक एक्स होता है, दूसरा भी उसी के जो है बॉन्ड बनाते हुए, इनसे अभी वो भी समझेंगे, अटैच होता जाएगा। तो ये इस तरीके से है, ये दूसरा, इसका एक हिस्सा ये है तो दूसरा हिस्सा ये होगा, तो वो कौन सा होगा? 3 प्राइम। एक स्ट्रैंड, अगर एक पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो उसका एक हिस्सा 5 प्राइम होगा, तो दूसरा क्या होगा? 3 प्राइम होगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा यहाँ बिंदु आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स है, इनमें पोलरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
पॉलरिटी या ध्रुवता पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है, जो आपको साफ साफ नज़र आ रही है। इस चेन में एक हिस्से, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, माचिस की तिल्ली आपने देखी होगी, उसके एक हिस्से पर जो है इस तरीके से काला कुछ मैटर लगा होता है जो जलाने के काम आता है, ठीक है। तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हो, कितना ही उसे मैं घुमा के आपको दे दूं, आप उसे आसान से पहचानोगे कि ये इसका हेड है, ये टेल है। जैसे इस पेन की भी बात कर सकते हो, आपको मैं कितना ही इसको घुमा के दे दूं, आप बता सकते हो इसका हेड कौन सा है, टेल कौन सा है, बिल्कुल बता सकते हो। इसे हेड है, ये टेल है। लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा मैं काट दूं तो क्या आप बता दोगे कि हेड कौन सा है, टेल? तब मुश्किल है। अगर इस पेंसिल, इस माचिस की तिल्ली को अगर इस तरीके से काट दें तो क्या हेड और टेल बता सकते हो? नहीं। तो यहाँ ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें स्पष्ट रूप से आप दो है पार्ट्स स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। एक में जो है फास्फेट की वजह से 5 प्राइम और दूसरे में लास्ट में OH की वजह से 3 प्राइम एंड होगा, इसलिए इसमें पॉलरिटी पाई जाती है। नेक्स्ट इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें जो ये स्ट्रैंड जब आपस में हेलिक्स बनाते हैं, कॉयल बनाते हैं, ये जब आपस में लिपटते हैं तो इनका जो फैशन होता है वो एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है? प्रति समानांतर, हिंदी में कहें प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर। मतलब ये एक दूसरे के समानांतर तो होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। समानांतर होते हैं लेकिन प्रति समानांतर, यानी कि अगर एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम इधर है, 3 प्राइम इधर है, तो दूसरा स्ट्रैंड उसके जस्ट अपोजिट आएगा। ऐसे समझ गए होंगे आप। यानी कि अगर 5 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड का सामने जो आएगा वो कौन सा हिस्सा आएगा? 3 प्राइम आएगा। और 3 प्राइम के सामने कौन सा हिस्सा आएगा? 5 प्राइम आएगा, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स जब आपस में ये हेलिक्स बना रहे हैं तो किस फैशन में बनाएंगे? एंटी पैरेलल फैशन में ये आपस में अटैच होंगे, ठीक है। यानी कि एक का अगर 5 प्राइम है तो दूसरे के नज़दीक अब आएगा तो वो कौन सा हिस्सा आएगा? 3 प्राइम आएगा, ठीक है। अब ये 3 प्राइम है तो इसका दूसरा हिस्सा कौन सा होगा? जो सामने है वो कौन सा होगा? 5 प्राइम होगा। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट बिंदु इसका ये है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अंदर की। एक और बात यहाँ अभी इसी की बैकबोन की और बात रह गई कि ये जो अब बन रहे हैं, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस चेन में जो है यहाँ जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि यहाँ इस तरीके से एक शुगर होगा, फिर फास्फेट होगा, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट। तो ये जो मेन आधार जो बन रहा है, ये जो लाइन है एक आधार है, आप समझो। इस आधार को बना कौन रहा है? इस आधार में शुगर और फास्फेट होती है, शुगर और दूसरा है फॉस्फेट। ये दोनों जो है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का आधार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आधार। इंग्लिश में इसे लिखा होगा बैकबोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैकबोन। बहुत बार एग्जाम्स में सीधा सीधा ये प्रश्न आया हुआ है कि डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उस चेन का बैकबोन या आधार कौन बनाता है? तो यहाँ शुगर और फास्फेट जो है वो इसकी बैकबोन बनाते हैं। और इससे जो बाहर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं कौन? ये जो नाइट्रोजनी बेसेज जो होते हैं वो इससे बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। समझ गए? तो इसके लिए जो लाइन आपको बोलनी है वो ये कि ये जो नाइट्रोजनी बेसेज हैं, नाइट्रोजनी बेसेज जो है वो प्रोजेक्टेड रहते हैं बाहर की ओर, प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो शुगर और फास्फेट तो बैकबोन बनाते हैं, नाइट्रोजनी बेसेज जो है वो प्रोजेक्टेड रहते हैं, प्रक्षेपित होते हैं बाहर की ओर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नाइट्रोजनी बेसेज को बाहर अपन निकालते हैं तरीके से, ठीक है। नाइट्रोजनी बेसेज जो है, मैं यहाँ एक नाइट्रोजनी बेसेज बना देता हूँ, दूसरा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इनका जो बनने का है वो क्रम कोई निश्चित नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। 4 महत्वपूर्ण होते हैं डीएनए में, कौन कौन से? ए, टी, जी और सी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजनी बेसेज की
नाइट्रोजनी बेसिस में क्या होता है, जो एडिनिन जो है ए, वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये जो बना रखा है मैंने 2 बताए हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडिनिन जो है वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने बन रहे हैं, 2, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस वजह से ए और टी या जी और सी जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होते हैं। ये जो है ये हमेशा इस नियम का पालन करते हैं जिसे हम कहते हैं पूरकता का नियम। कॉम्प्लीमेंट्री का ये नियम है कि ये जो है ए जो है वो टी का और जी जो है वो सी का क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक होता है। हमेशा ए के साथ टी ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नहीं कि ए के साथ सी बना लेगा या जी बना लेगा। अब यहाँ एक बात और नोट करो, ये ए और जी क्या थे, दोनों के दोनों प्यूरीन है, और टी और सी देखो ये क्या है, दोनों के दोनों पिरामिडीन्स हैं। इसका मतलब प्यूरीन हमेशा पिरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। प्यूरीन्स जो है वो पिरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये पूरकता का जो अगला बिंदु जो है इस डबल हेलिक्स मॉडल का वो ये है कि ये पूरकता का, कॉम्प्लीमेंटरिटी का ये नियम पालन कर रहे हैं, पूरकता का नियम ये पालन करते हैं। यानी कि ए टी के साथ कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए ये आगे डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हो, अगर बंध ज़्यादा है तो मजबूत बंध कौन सा होगा, ज़्यादा बंध है तो मजबूत भी ज़्यादा। इन दोनों में ज़्यादा मजबूती किस में होगी, जी और सी में होगी। तो इस तरह उसके बाद में ये आपस में अटैच होते हैं। दूसरे कलर से इन्हें बना देते हैं। जैसे ए है तो वो टी के साथ, इसी तरह जी जो है वो सी के साथ, आप इसी तरीके से कैसे भी बना सकते हो, टी ए के साथ, और इसी तरह सी जी के साथ, और आगे इसी तरीके से आप इन सब को दर्शा सकते हो। अब ये लाइनें इसी चीज़ को दर्शा रही है, जैसे कि हम डीएनए में इसी तरीके से बना देते हैं। ठीक है। ये जो लाइनें मैंने अभी बनाई वो वास्तव में ए टी जी सी, इनका सीक्वेंस कोई निश्चित नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाएं। ये लगातार ए भी हो सकते हैं, लगातार जी भी हो सकते हैं, इस तरह लगातार सारे जो है आपस में हमेशा लेकिन जुड़ने वाले ए और टी ही होंगे, जी और सी ही आपस में सामने स्ट्रैंड पर जुड़े होंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके मुख्य बिंदु फिर से दोहराऊं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, 2 चेन, और वो भी कैसे, हेलिक्स बनाते हुए जुड़ती है। ठीक है, इस तरीके से इनमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में पॉलरिटी पाई जाती है। ये चेन्स जो है वो प्रति समानांतर एंटी पैरेलल रूप से कॉइल का निर्माण करते हैं, हेलिक्स का निर्माण करते हैं, जिसमें बैकबोन सुगर और फॉस्फेट बना रहे हैं, और उसमें नाइट्रोजनी बेसेज बाहर की ओर प्रोजेक्टेड रहते हैं। ये नाइट्रोजनी बेसेज जो है वो आपस में ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, जी और सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। अब आप इतना भी जानते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वास्तव में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये कैसे हैं, वीक बॉन्ड है, कमज़ोर बॉन्ड होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। आसानी से अगर थोड़ा सा तापमान बढ़ाओ तो भी ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। और जब डीएनए को गर्म किया जाता है तो दोनों स्ट्रैंड जो इस तरीके से फैशन से जुड़े हुए हैं ये अलग हो जाते हैं तापमान, या पीएच बढ़ाने घटाने पर भी दोनों अलग हो जाते हैं। तो उस डीएनए स्ट्रैंड्स का अलग होना, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसे अब स्ट्रैंड कहा जा रहा है, ध्यान रखना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही स्ट्रैंड कह रहे हैं, स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। और स्ट्रैंड्स का अलग होना डीनेचुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको कुछ डाटा याद रखने हैं। डाटा कुछ ऐसे है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के ये जो व्यास होता है, इसका जो डायामीटर होता है,
ये डायामीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि इस और इसके बीच में जो टोटल बीच में जो लेंथ है वो 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ भाई। नेक्स्ट, इन्होंने जो वास्तव में वाटसन और क्रिक ने जो ये मॉडल दिया था, वास्तव में ये बी डीएनए का था। किसका था? बी डीएनए के भी कई सारे प्रकार हैं जो बाद में खोजे गए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, जिसमें वाटसन और क्रिक सबसे कॉमन पाया जाने वाला बी डीएनए ही है। और वाटसन क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके बारे में बताया था, वो बी डीएनए ही था। ठीक है, तो अभी जो मैं डाटा दे रहा हूँ वो वास्तव में बी डीएनए के हैं, ए और जेड के नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने ये बताया कि ये जो इसकी पिच जो होती है, पिच का मतलब एक पूरा टर्न, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मान लो यहाँ से शुरू करता हूँ, तो फिर से यहाँ आने में ये यहाँ फिर से ये घूमा और यहाँ आ गया, यहीं से शुरू हुआ था यहाँ, ये इसकी पूरी पिच है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी पूरी पिच है। इन्होंने पाया कि एक पूरी हेलिक्स की पिच में, एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड एक पूरी पिच में। यानी कि 360 डिग्री का ये जो पूरा घुमाव है, इसे पिच कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? पिच। एक पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इस पिच की जब लेंथ देखी गई, इसकी जब लंबाई आंकी गई, तो वो थी 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। आपकी बुक्स में इसे 3.4 नैनोमीटर भी दर्शा रखा है, तो बात वही है। नैनोमीटर में कर दिया तो इसमें 3.4 हो जाए, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप ये भी सोचो, इस पूरे पिच की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, इस एक पूरे पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो बताओ 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड है? 10 न्यूक्लियोटाइड है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 34 है, तो डिवाइड कर देंगे, 34 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 3.4। यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की ये दो जो बेस पेयर्स हैं, ये जो 2 बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं, इन्हें बोलेंगे बेस पेयर्स। नाइट्रोजन बेस के पेयर हैं, ये नाइट्रोजन बेस, इनका जोड़ा बन गया तो इसे बेस पेयर। तो इन 2 बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, या बुक्स के हिसाब से करें नैनोमीटर में तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगी, एक ही बात है। तो आपको ये कुछ डाटा भी याद रखना है। इसका व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। एक पूरे पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड है? 10 न्यूक्लियोटाइड। और इसमें इसकी लेंथ कितनी आई? 34 एंगस्ट्रॉम। तो 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी है? 2 ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ न्यूक्लियोटाइड ही तो हैं। इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो दूरी आई वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या बेस पेयर्स। ठीक है, एक बेस पेयर ये बना हुआ है, एक बेस पेयर ये है, इनके बीच की दूरी ये। ठीक है, तो इस तरह डीएनए का ये डबल हेलिकल मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है।